नमस्कार, मैं हूं शुभांकर शिवम और आप देख रहे हैं सीधे आप तक। जी हाँ, आज मैं बिहार के सबसे मशहूर ज़िले वैशाली ज़िले के एक हाजीपुर शहर में हूं और आज शायद ही अभी कोई नहीं जान रहा हो हाजीपुर को। जी हाँ, यहाँ के एक नौजवान ने वो कर दिखाया जो बिहार से कभी उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वैशाली ज़िले में खेल से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। जी हाँ, यहाँ के स्कूलों में भी खेल एज ए सब्जेक्ट माना ही नहीं जाता है और ना ही वहाँ खेल को कोई विषय या प्रिविलेज दिया जाता है। जी हाँ, उसी वैशाली ज़िले की बात कर रहे हैं जहाँ के स्टेडियम बसावन सिंह स्टेडियम में महीनों बालू पड़ा होता है। मतलब खेलने के अलावा दुनिया का सारा काम उसमें होता है, लेकिन खेल नहीं होता है। वहाँ उस ज़िले में एक जन्म लेकर और इतना संघर्ष करने के बावजूद जहाँ कोई रिसोर्सेस नहीं है, जहाँ कोई संसाधन नहीं है, वहाँ का नौजवान डीफ ओलंपिक मेडल लेके आता है, गोल्ड मेडल लेके आता है और दुनिया में अपनी परचम लहरा के आता है। जी हाँ, मैं ऋतिक आनंद की बात कर रहा हूँ, जो आज कोई पहचान का मोहताज नहीं है। और आज मैं उनके घर पे हूँ, उनके पिताजी से बात करूँगा और जानूंगा कि ये शुरुआत कैसे हुआ। इसको शुरुआत नहीं, इसको चमत्कार बोलेंगे, क्योंकि जहाँ कोई रिसोर्सेज नहीं है, जहाँ कोई संभावना नहीं है कि यहाँ का छात्र, यहाँ का नौजवान बिना रिसोर्स की इतना आगे आ सकता है, वो आज पूरे विश्व में अपना परचम लहरा चुका है। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद। थैंक यू। ये शुरुआत कैसे हुआ, कैसे आया कि जहाँ एक डिजेबल होने के बावजूद इतना झेलना पड़ता है, और ख़ासकर बिहार जैसे राज्यों में और जहाँ आप बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, इतनी डिजेबिलिटी होने के बावजूद ये कहाँ से तमन्ना आया या इच्छा आया कि हम वहाँ जाएंगे, हम गेम खेलेंगे और ओलंपिक में जाएंगे? एक्चुअली जब ये बच्चा बोल सुन नहीं सकता था, हम लोग को जानकारी हुई, उसके बाद इसकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी नहीं हो रही थी, क्योंकि नॉर्मल स्कूलों में ऐसे टीचर नहीं है जो डेफ बच्चों को पढ़ा सके। और डेफ के जो लोग टीचर थे, उन लोगों की सलाह पर मैंने इसके नॉर्मल स्कूल में नाम लिखवा दिया। और ये बैडमिंटन कैसे आया? अब 5-6 क्लास बैडमिंटन आने के पीछे कारण क्या है कि मैं अपने फिटनेस के लिए बैडमिंटन खेलने जाता था और छोटा सा मेरा व्यापार था। बाद में चल के जब मुझे लगा ऐसा कि शायद ये पढ़ाई में अच्छा नहीं कर सकता है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं शुरुआत से ही इसको अपने व्यापार में लगा दे, ताकि अभी से लगा हुआ रहेगा तो लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना सब होते रहेगा। बाद में चल करके एक उदाहरण हमारे यहाँ हाजीपुर में सागर बसाले के 2 बच्चों की है, जो उनके दोनों बेटे डेफ एंड डम्ब है, और आज के डेट में हाजीपुर की बड़ी दुकान होने के बाद वो दोनों वही चलाता है। तो मेरे भी मन में यही जगह कि शायद मेरा व्यापार ये संभाल सकता है, ये तो कर सकता है। ये इसी को करने के लिए मैं इसके अपने साथ ले जाने लगा। साथ में जाने की वजह से क्या हुआ कि भी बैडमिंटन खेलने लगा, और मुझे लगता है कि 4 महीने खेलते खेलते ऐसी स्थिति हुई इसके खेल में, मैंने उत्तरोत्तर सुधार होते चला गया कि हम लोगों से ये अच्छा खेलने लगा। जब ये अच्छा खेलने लगा तो वहाँ जो लोग प्रोफेशनली खेलते थे, मतलब बैडमिंटन को एज ए क्या कहते हैं गेम समझ कर खेलते थे ताकि हम इसमें आगे बढ़ सके, उनके साथ इनकी खेल शुरू हो गई, प्रैक्टिस शुरू हो गई। उसमें ही किसी ने, हमारे यहाँ के एक रेलवे में जॉब करते हैं संतोष जी, इसके प्रतिभा को पहचाना और कहा कि भैया इसको अगर ट्रेंड किया जाए तो ये आगे चल के अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। मैंने उनको ट्रेंड करने के लिए दे दिया। उन्होंने, मुझे लगता है कि लगभग 1 साल जो 12-14 महीने इसको अपने अंदर में रख करके बहुत अच्छे ट्रेनिंग दी। यही हाजीपुर से ही। और उसके साथ 2-3-4 और बच्चे थे। बाद में चल करके ये इसकी खेल में और अच्छी सुधार हो गई। तब इन्होंने कहा कि जितना मैं इसे सिखा सकता था उतना तो मैंने सिखा दिया, अब इसके आगे को सीखने के लिए इसको किसी अच्छे एकेडमी में इसका एडमिशन करवाइए। उसके बाद 2017 में मैंने इसका एडमिशन करवाया। गोपीचंद एकेडमी एक नई खुली थी गेटर नोएडा में, हैदराबाद की? नहीं, गेटर नोएडा में खुली थी। उसमें जाकर के ये लगभग 12 से 14 महीने ट्रेनिंग किया। उसी 2 पीरियड में ये नेशनल खेला, नेशनल से गोल्ड मेडल जीत के लाया। उसके बाद नेशनल का फिर वर्ल्ड यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ ताइपे में, उसके लिए ट्रायल हुआ। ट्रायल में इसकी सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन के बाद ये ट्रायल ताइपे खेलने गया 19 जुलाई 2019 में। वहाँ जाकर के ये 2 मेडल जीता, बॉयज़ डबल का और मिक्स डबल का। उसके बाद इसकी सफ़र निकल गई आगे, और सारी मैच आने वाले थी, तब तक कोरोना हो गया। कोरोना काल में बहुत सारा गेम डिस्टर्ब हुआ। हर बच्चों का, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के बच्चों का गेम डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि हर जगह वो खेलने की जगह थी वो बंद हो गई। फिर भी किसी तरीके से हम लोग इसको खेल को प्राइवेट जगहों पे भी इसके प्रैक्टिस को थोड़ा थोड़ा चालू रखे। जब कोरोना ख़त्म हुई तो फिर से गेम शुरू हुई। इसको वापस मैंने दिल्ली किसी दूसरे एकेडमी में डाला।
इसके बाद ओलंपिक गेम जो 2021 में होने वाली थी ब्राज़ील में, वो कोरोना की वजह से पोस्टपोन थी, तो वो 2022 में आयोजन किया गया उसका 1 मई से 15 मई तक, जिसका सिलेक्शन ट्रायल हुआ नेहरू स्टेडियम में, जिसमें इसकी सिलेक्शन हुई और उसके बाद ये गया भाग लिया वहाँ ओलंपिक में और उसका रिजल्ट आपके सामने है। पहले से जब ये ओलंपिक के लिए सिलेक्ट हुए थे तो आपको लग रहा था कि हाँ वो जीत जाएंगे, या कॉन्फिडेंस किस टाइप का कॉन्फिडेंस था? नहीं, इसकी गेम को देख करके मेरा अपना तो था कि कोई ना कोई मेडल लेकर के जरूर आएगा। हाँ, गोल्ड मेडल के बारे में मैंने नहीं सोचा था। मतलब बेसिक ट्रेनिंग इनकी यहाँ हुई संतोष जी के अंदर, और फिर वो गोपीचंद एकेडमी गए। गोपीचंद एकेडमी आपको बता दें, गोपीचंद कीर्तिमान है उनकी इस क्षेत्रों में हासिल करने में, वरना वैशाली से तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। ये बताइए कि क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, परेशानी इसमें मुख्य रूप से आर्थिक परेशानी होती है, क्योंकि ये गेम जो है बहुत पैसे खर्च वाली गेम है। आप मोटा मोटी मान के चलो कि अगर किसी एकेडमी में बच्चे को रख के अगर आप उसको प्रैक्टिस करवाते हैं, खिलवाते हैं, तो लगभग 30,000 रुपये के महीना आपको खर्च आएगा। तो हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी वो पैसा ही था। लेकिन अब चूंकि बच्चा डेव था, ये जीवन में दूसरा काम इससे शायद नहीं हो सकता था, ये हम भाप लिया था, तो इसलिए अपनी जीवन की सारी बहुमूल्य कमाई जो होती थी पहले इसी में खर्चा करता था। तो और कोई जब ये जीतने लगा था, जब ये खेलने लगा, लोगों ने इनके गेम को पहचानने लगा, तो कोई आर्थिक मदद गवर्नमेंट की तरफ से, डीएम की तरफ से, या यहाँ के सांसद प्रतिनिधि की तरफ से कोई तरह का कोई मदद नहीं आया? नहीं, इसके पहले कहीं किसी से कोई मदद नहीं मिली थी। हाँ, बीच में खेल सम्मान समारोह बिहार सरकार के द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें 2 साल सम्मान समारोह में इसके 40-40 हज़ार रुपये से इसको सम्मानित किया गया था। हालांकि उसमें 1 साल ये इंटरनेशनल प्लेयर होने के बावजूद इसको नेशनल प्लेयर के रूप में सम्मानित किया गया था, जिसकी कहिए कि गुस्सा मुझे आज भी मन में है। मैंने उसका इजहार जा करके ऑलरेडी खेल प्राधिकरण में भी किया हूँ। किस तरह का गुस्सा है? क्योंकि ये बच्चा जब ऑलरेडी इंटरनेशनल विनर बन चुका था, तो इसको सम्मानित करने का तरीका होना चाहिए था कि ये इंटरनेशनल प्लेयर है, लेकिन उस समय में इसको नेशनल प्लेयर के रूप में सम्मानित कर दिया गया, जो इसको बहुत ज़्यादा खला था। मतलब स्थिति ऐसी हो गई थी उस समय कि ये बोलता था कि हम खेले नहीं, खेल में नहीं करेंगे। डिमोटिवेशन हो गया। मोटिवेशन हो गया, ये खेलना नहीं चाहता था। फिर मैंने इसको समझाया कि चिंता की कोई बात नहीं है, एक दिन वक्त आएगा कि यही सारे लोग तुमको माला पहनाएंगे। ये एक प्रसंग सुनने को आ रहा है कि वैशाली डीएम जब सीएम साहब का सम्मान हो गया, पीएम साहब का सम्मान हो गया, तब जाके वो इसको सम्मानित। हाँ, हमारी प्रशासन, जिला प्रशासन की जहाँ तक बात करें, बहुत लेट इनकी नींद खुली। चलिए, लेट ही नींद खुली, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ कि कम से कम याद तो आया कि सम्मानित किया जाए ऐसे बच्चों को। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये बिहार है और ये वैशाली है, लोकतंत्र की जननी है, और यहाँ के डीएम का कद इतना ऊँचा है कि सीएम और पीएम भी कुछ भी नहीं है। जब ये दोनों सम्मानित कर लेते हैं तो ध्यान आता है, ओहो, हमारे ही जिला का, हमारी 2-4 किलोमीटर बगल में एक लड़का ओलंपिक में मेडल लेके आया है। ऐसे यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही डीएम साहब, ये पूरे बिहार की कहानी है। अगर आप पढ़ने के अलावा अगर आप कोई और काम में रुचि दिखाते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो कुचल के उसको दबा दिया जाएगा, लेकिन कभी इसको प्रोत्साहित करने का किसी डीएम की तरफ से, किसी सांसद प्रतिनिधि की तरफ से नहीं किया जाएगा। ये बताइए आप कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सपोर्ट उस वक्त नहीं मिला? नहीं, पहले तो कोई सपोर्ट नहीं मिला था। अभी बताइए कि अभी आपका बच्चा ओलंपिक मेडल है, जीत चुका है, पूरे देश का ये पहचान है, ठीक है, तो आप अब सरकार से, क्योंकि अब आप बोलेंगे तो सरकार भी सुनेगी, अब सरकार से, यहाँ के लोगों से, सांसद प्रतिनिधि ये सब मिलने आए कि नहीं? सांसद यहाँ के नहीं, यहाँ के कोई एक सिद्धार्थ पटेल जो वैशाली से विधायक है, उसके अलावा किसी ने भी इस बच्चे का अभी तक कोई सुध नहीं लिया है, नोटिस नहीं लिया है, चाहे वो सांसद प्रतिनिधि हो या यहाँ के विधायक प्रतिनिधि हो। इवन की लोकल भी यहाँ के जो विधायक है, उन लोगों ने एक कंग्रेचुलेसन भी करके व्हाट्सएप पे भी नहीं डाला, आज तक न फ़ोन किया। कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विधायकों और सांसदों का ये है कि अगर किसी की शादी में वो 5 मिनट अपना समय दे दे, तो उसके बाद उनका 3 पुश्त तक यह कह के उनको वोट देता रहेगा कि वो हमारे यहाँ आए थे, अपने विधायक जी। बाकी आप कोई समस्या हो ना हो, यहाँ से एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी भी है, उनका भी कुछ आया क्या? नहीं सर, उनके पास से भी कुछ नहीं आया। हालांकि मुझे उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि हमसे वो 2 साल ही सीनियर थे पढ़ाई में, और हम लोग उनके साथ एबीवी के राजनीति में कम से कम 10 साल अपना जीवन भी खपाया था, और वो भी उम्मीद पे हमारे खड़े नहीं उतरे। क्योंकि मैं उनके इसकी एक प्रॉब्लम जो आई थी यहाँ खेल प्राधिकरण में, इसके लिए मैं उनके पास भी एक एप्लीकेशन दिया था, लेकिन उस पर आज तक कोई ना उन्होंने प्रयास किया, ना मुझे कोई नोटिस लिया। इस बात का मुझे उनसे भी शिकायत है और दुख है। मैं यही कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि आज ऋतिक आनंद के नाम पे एक स्टेडियम जरूर बनना चाहिए।
अगर इनका जन्म ये बिहार में हुआ, इनका जन्म अगर हैदराबाद में होता, दिल्ली में होता, कहीं और होता ना, तो आज इन्हें जो सम्मान मिलता, आज इस सम्मान से ये वंचित है। एक तरह से कहिए तो इनके फंडामेंटल राइट्स का हनन है, क्योंकि जहाँ कोई संसाधन नहीं है वहाँ से अगर इस तरीके का कीर्तिमान खड़ा करना खुद में एक इतिहास रचने जैसा है। वैशाली के लोग भी इसमें बहुत आगे आके सपोर्ट नहीं करते हैं, तभी शायद उनके सांसद और उनके जो विधायक है वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, नौजवानों को प्रोत्साहित किया जाए। और स्टेडियम तो दूर की बात है, फिर भी सीधे आप तक ये मुहिम छेड़ता है कि इनके नाम पे एक स्टेडियम होना चाहिए वैशाली ज़िला में, और उस स्टेडियम में केवल खेल हो और खेलने के अलावा कोई दूसरा कार्य ना हो, और जगह की कमी नहीं है। ये बताइए कि अब तो ये आगे की क्या तमन्ना, आगे क्या रहा है? एक तो मेडल हो गया, आगे फिर वापस दोबारा ओलंपिक खेलना है? मैं अभी तो नेक्स्ट ईयर ही आपको फिर ब्राज़ील में ही डेफ बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है 2023 में। फिर उसका 2025 में होगा ओलंपिक, होगा जो जापान में होगा। इस बीच आपको और एशियन गेम होती है, पैसिफिक गेम होती है। तो अभी बच्चे का उम्र तो मात्र 18 वर्ष है। कम से कम मुझे लगता है कि इसको 2-3 ओलंपिक तो कम से कम ये खेलेगा ही, और उम्मीद रखिए कि खेलेगा तो मेडल लाएगा ही लाएगा। मैं इसी तरह शुभकामना देता हूं कि आप खेलते रहिए, मेडल लेके आते रहिए और वैशाली का कीर्तिमान इतिहास रचते रहिए। ये यहाँ के लोग केवल इसी इतिहास को लेके जी रहे हैं कि वैशाली लोकतंत्र की जननी है। इसका इतिहास अब रचने की क्षमता शायद नहीं रह गई है। यहाँ पे केवल आईएएस और आईपीएस बनना है, जिससे देश का कभी भी तरक्की नहीं हो सकता है आईएएस और आईपीएस बनने से। ये तभी तक, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट से कभी भी देश का तरक्की होना होता था। 70 साल में हम बहुत आगे होते हैं। हम यहाँ के कुछ गांव के लोग भी बैठे हैं और उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनके लिए ये कैसा पल रहा है। तो हम इनसे बात करेंगे। मुन्ना अंकल हैं, गांव में बहुत ही एक्टिव रहते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके गांव का भतीजा, आपका लड़का पूरे विश्व में परचम लहराया है, आप इस पर क्या कहेंगे? हम लोग के लिए तो सौभाग्य की बात है, लेकिन यही है कि जनप्रतिनिधि जो होना चाहिए वो लोग का सहयोग नहीं मिला, न वो लोग का यहाँ सहभागिता हुआ। इससे तकलीफ है। वोट के वक्त सब लोग खोजते हैं, और अभी उनको हाथों हाथ लेना चाहिए इस बच्चे को। पूरा माने केंद्रीय स्तर पर भी जो हमारे सांसद वगैरह हैं वो लोग को आना चाहिए। इसका अफसोस है। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कुछ ज़्यादा रख रहे हैं यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायकों से? ऐसा बात नहीं है, दुनिया में ऐसा होता आया है, हाथों हाथ लेता है, लेकिन यहाँ के यही हाल है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप ऋतिक आनंद के बारे में? जी, ऋतिक आनंद के बारे में हम यही कहेंगे जी, हम लोग तो इससे, हमारे उदय जी बहुत पुराने मित्र हैं। वैशाली जिला के खड़िका में मेरा मकान हुआ, और आज से नहीं 40 वर्ष से इस फैमिली से हम लोग जुड़े हुए हैं। जब से इसका जन्म हुआ आते जाते रहते थे, देखते थे, तो हम लोग को भी भारी तकलीफ होती थी कि आखिर इस तरह के बच्चे का क्या होगा। लेकिन भगवान की कृपा और उदय के नाम पे एक स्कूल भी खुलना चाहिए कि नहीं, डिजेबल बच्चों के लिए कुछ तो होना चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए अपने वैशाली जिले में कुछ ऐसा स्टेडियम होना चाहिए जो इस तरह के बच्चों का प्रोत्साहन मिले। अगर आपसे कोई प्रतिनिधि मिलने आते हैं तो क्या आप डिमांड करेंगे? जरूर जरूर जरूर। आप क्या कहेंगे इन पे? जी, मैं तो खुद भाजपा कला संस्कृति मंच का जिला अध्यक्ष हूँ। जी, तो आपके प्रतिनिधि कहाँ हैं? लेकिन खुद हमारे अपने पार्टी के प्रतिनिधि से हमारी शिकायत है। लोगों को कभी सम्मेलन में बैठने के लिए लोगों के पास समय है। देखिए, यहाँ पे टीआरपी बटोरा जाता है। वो सोनू कुमार जो बच्चा है, उसके पास में नेताजी इसलिए मिलने जा रहे हैं क्योंकि वो बच्चा अभी हाईलाइटेड में है, और इस तरह से अगर वो मिलते रहे तो बच्चा कभी पढ़ नहीं पाएगा। आईएएस छोड़िए, एक चपरासी की नौकरी नहीं ले पाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और यहाँ जो बच्चा जिनको सम्मानित करना चाहिए वहाँ नेताजी है नहीं, नेताजी गायब है। अपने एक्चुअली क्या है ना, बिहार में कि बेरोजगारी भी एक रोजगार है, तो हो सकता है कि उस रोजगार में वो व्यस्त हो। हम इनसे जानना चाहेंगे, भाई समान हैं आप, ठीक है, तो आप बताइए कि इनके सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि इसको जितना हो सके सम्मान करे, और इस बच्चे को आगे बढ़ने के लिए और इसको प्रोत्साहित करने के लिए जो भी आप एक मुहिम छिड़े, उस मुहिम के साथ आपसे जुड़ेंगे। और ये ऐतिहासिक पल है हमारे लिए। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे, भारत माता की जय। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा आप लोगों से भी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक अपने यूट्यूब माध्यम से, अपने फेसबुक से, अपने ट्विटर हैंडल से, जिससे भी आप कर सकते हैं, एक डिमांड करें, एक मांग रखें सरकार से कि इनके नाम पे एक विद्यालय होनी चाहिए, इनके नाम पे एक स्टेडियम स्पेशली बनना चाहिए, खासकर बैडमिंटन और क्षेत्रों में भी। और टैलेंट को खोजना चाहिए, खोज के निकालिए और उसको विश्व के मंच पे भेजिए, और कहिए कि भारत आज भी विश्व गुरु है। और विश्व गुरु सिर्फ कहने से नहीं बनेगा। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नए अंक में नई कहानी के साथ।